सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार और पाकिस्तान की इकॉनमी पर। इस वक्त आईपीपीज एक बड़ा बोझ बन चुके हैं। इस साल के जो शुरू के इब्तदाई 3 महीने थे उसमें आईपीपीज को सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस की मद में 450 अरब रुपए अदा किए गए। ये सिर्फ 3 माह का डेटा है जो गुज़िश्ता रोज़ गौहर एजाज जो कि साबिक केयर टेकर मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से ये शेयर किया गया। और ट्रेड मिनिस्टर जब ये बात कह रहे हैं तो ज़ाहिर है ये एक फैक्चुअल बात है। ये सिर्फ 3 माह की बात है और अभी उसके बाद जब अगले 3 माह का डेटा आएगा तो शायद उससे डबल ये फिगर हो जाएगा। तो अगर सालाना हम लगाएं, पिछले साल सिर्फ एक साल में 1800 अरब से ज़्यादा आईपीपीज़ को इस मद में अदा किए गए। और फिर जो उससे पिछला माली साल था 2022-23 का, उसमें भी 1300 अरब के करीब आईपीपीज़ को कैपेसिटी चार्जेस की मद में पेमेंट्स की गई हैं। सनतकारों का इस वक्त मुतालबा है, बड़ा ही बुनियादी मुतालबा है कि आईपीपीज़ के साथ कैपेसिटी पेमेंट्स को की जो शराइत हैं उन पर नज़रसानी की जाए, इनमें कुछ तब्दीली लाई जाए ताकि बिजली के टैरिफ को कम किया जा सके। गुज़िश्ता रोज़ भी हमारे प्रोग्राम में सिलसिले में गुफ्तगू हुई थी, आवाज़ उठाई गई थी आसिफ इनाम साहब की जानिब से, जो चेयरमैन एप्टिमा है। आज हम गुफ्तगू करेंगे एसएम तनवीर साहब, साबिक केयर टेकर मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड एनर्जी रहे हैं पंजाब के, और इसके साथ साथ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पेट्रो इन चीफ भी हैं। बहुत शुक्रिया एसएम तनवीर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त जो आईपीपीज़ का एक इशू है, ये आप समझें कि हर सेक्टर का ये इशू हो गया है, चूँकि महंगी बिजली से हर एक ही परेशान है और उसकी बड़ी अहम वजह है वो एग्रीमेंट्स जो कि साल साल से चले आ रहे हैं। अगले 33 साल तक कुछ कंपनीज़ के साथ, कुछ पावर प्रोड्यूसर्स के साथ ये सेगमेंट रहने हैं। तो ये बताइएगा ज़रा कि ये इस वक्त कितनी मुश्किल है सूरत हाल, इसमें तब्दीली कोई कैसे लाई जा सकती है, कोई नज़रसानी हो सकती है, नहीं हो सकती इन एग्रीमेंट्स में? एसएम तनवीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने का। तब्दीली तो होनी पड़ेगी। अगर आप तब्दीली नहीं ला सकते तो फिर ये मुल्क नहीं बचता। सही। इस वक्त इंडस्ट्री के साथ साथ आम आवाम भी पिस गई है इसके अंदर। और ये जो आपने फिगर ली है, बिल्कुल आपने सही फिगर ली है। ये साल की जो फिगर है ये 2.6 ट्रिलियन रुपए आ रही है। अब 2.6 ट्रिलियन रुपए है जो आप कैपेसिटी चार्जेस में पे कर रहे हैं उन लोगों को जो बिजली बना भी नहीं रहे। तो ये गलत किस्म का एग्रीमेंट बन गया हुआ है। और 2.6 ट्रिलियन का मतलब है जो आपका डिफेंस बजट है, ये उससे ज्यादा बड़ी रकम आप इन आईपीपीस को दे रहे हैं। तो इसकी वजह से आवाम बिल्कुल फारिग हो गई है और इंडस्ट्री कंटिन्यूसली बंद होती जा रही है। तो फेडरेशन में हमारी गवर्नमेंट से अपील की हमने आकर के इसका इमीडिएटली सोल्यूशन निकालें। अगर आप सोल्यूशन नहीं निकालते तो हर चीज बर्बाद हो जाएगी और ये मुल्क भी गलत रास्ते पे चल चुका है। ठीक है। तनवीर साहब, ये 100 से ज़्यादा आईपीपीज़ हैं और हर एक अलग अलग रेट पर इस वक्त बिजली प्रोड्यूस कर रहा है और वो दे रहा है। किसी की बिजली बहुत महंगी है, किसी की उसके मुकाबले में थोड़ी कम महंगी है। तो हुकूमत क्या किसी एक आईपीपी से भी मुज़ाकरात करने की पोजीशन में नहीं है? क्या किसी से कोई डिस्कशन नहीं हो सकती? जबकि कुछ फिगर्स, कुछ इतलात ऐसी भी आई हैं कि जो 52 आईपीपीज़ हैं वो तो खुद हुकूमत की ज़ेर मिल्कियत हैं। जी, 52% जितने आईपीपीज लगे हुए उसके 52% जो है वो हुकूमत की मलकियत है, जिसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी आई हुई है। अब हुकूमत ही कैपेसिटी चार्जेस अपने आप को दे रही है, तो हुकूमत को ये देखना पड़ेगा कि इसका पहले तो अपना हल निकाल देना। अब देखिए, हाँ, आई अंडरस्टैंड कि आपने सॉवरेन गारंटी दी हुई है और आप सॉवरेन गारंटी से नहीं मुकर सकते, कि मैं इस बात को समझ रहा हूँ। बट सॉवरेन गारंटी में आप ये देखें कि अगर कहीं खुर्द हुई हुई है, आप उसका फेडरेशन ये अपील कर रही है कि इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में कहीं 2 नंबरी है या कोई गलत काम है, फिर तो आप कॉन्ट्रैक्ट खोल सकते हैं। और आईपी को दो बार ऑलरेडी आपने रीनिगोशिएट किया हुआ है, उसको प्रॉपरली रीनिगोशिएट कर लें तो ये मसले का हल हो जाता है। ठीक है। तो अब तनवीर साहब ये बताएं कि नेगोशिएशन ये क्या इस वक्त आपको प्रैक्टिकली नज़र आ रही है? हुकूमत की कोई इंटेंशन, कोई विल ऐसी नज़र आ रही है? चूँकि हम कीमत तो मुस्तकिल बढ़ती हुई देख रहे हैं इस वक्त बिजली की भी, लेकिन कहीं कोई ऐसी खबर हमारे पास नहीं आ रही है कि कोई हुकूमत का थिंक टैंक बैठा हो, इस पर संजीदगी से गौर किया हो, कुछ आईपीपीज़ को एक टेबल पर बिठाया गया हो, उन्हें सिचुएशन समझाई गई हो। तो अभी तक ये मामला शुरू नहीं हो पा रहा है, इसकी क्या वजूहत हैं? देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर ने 3 दिन पहले बयान दिया है कि मैं इस पे काम शुरू कर रहा हूँ और उन्होंने कोई कमेटी भी बनाई है। प्रॉब्लम है कि हमारे मुल्क में कमेटियां बन जाती हैं, कमेटी पे कमेटी बन जाती है और काम नहीं होता। तो हम यहाँ पे यही अपील कर रहे हैं कि जो भी करना है उसको सीरियसली लें और सीरियसली लेने के बाद इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं। जब आप फोरेंसिक ऑडिट कराएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा
बट ऑडिटर भी वो अपॉइंट होंगे जो हम FPCCI अपॉइंट करवाएगी, क्योंकि हमें न्यूट्रल लोग चाहिए। अगर कोई गलत ऑडिटर आके गलत किस्म का ऑडिट कर दें तो भी काम खराब हो जाएगा। तो तनवीर साहब, इस वक्त ज़ाहिर है PMLN सबसे बड़ी स्टेक होल्डर जमात है इस वक्त हुकूमत की। हम ज़ाहिर इस मामले को पॉलिटिसाइज़ नहीं कर रहे, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून का 2013 से 18 तक का जो दौर था, सबसे ज़्यादा IPPs उस दौर में उनके साथ एग्रीमेंट्स किए गए। तो शायद सबसे आसान भी इसी जमात के लिए हो उनसे उनको रीनेगोशिएट करना, चूँकि बाकी जब जमातों की हुकूमतें आई हैं, जनरल मुशर्रफ का जब दौर था तो उसमें नून लीग की निस्बत आधे से भी कम IPPs मुल्क में आए। सर देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पे कमेंट नहीं करना चाहता, बट मुझे ये मालूम है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो भी चाहती है कि मुल्क की इकॉनमी ठीक हो। देखें ना, कल भी प्राइम मिनिस्टर ने ये टारगेट दिया है कि $60 बिलियन की एक्सपोर्ट होगी। अब अगर $60 बिलियन की एक्सपोर्ट होगी तो कैसे होगी? उसके लिए इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर खुद भी चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़े, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारी इकॉनमी चले। अगर इकॉनमी को चलाना है तो इंडस्ट्री बढ़ानी है, इंडस्ट्री को बढ़ाना है तो उसकी बिजली का रेट ठीक करना है, उसका इंटरेस्ट रेट को ठीक करना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। जिस दिन आपका इंटरेस्ट रेट ठीक हो गया, जिस दिन आपका बिजली का रेट सही हो गया, हम कोई मुफ्त की बिजली नहीं मांग रहे। पूरे रीजन में 6 सेंट की बिजली है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है कि हमें 9 सेंट की बिजली दे दो, फिर भी सरवाइव कर लेंगे। बट 16 सेंट पे नहीं सरवाइव हो सकता। 16 सेंट पे पाकिस्तान की कोई इंडस्ट्री, क्या दुनिया की कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती। उसको आप ठीक कर लें। तो कहने का मकसद है कि हुकूमत मेरे हिसाब से कुछ चाहती भी है ठीक होना। हुकूमत को हमने शोर मचा के उजागर कर दिया है और मेरी पूरी उम्मीदें हैं कि वो उसको ठीक करेगी इंशाल्लाह। ठीक है। तो तनवीर साहब, अब कुछ एनर्जी एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि अगर कंजम्पशन बढ़ जाए तो टैरिफ में ऑटोमेटिकली कमी आ जाएगी। अब क्या ये मसले का हल है कंजम्पशन बढ़े, या फिर टैरिफ में कमी होगी तो ऑटोमेटिकली कंजम्पशन बढ़ जाएगी? अब इन दोनों में से इस वक्त वाइबल सिचुएशन क्या है? नहीं, जो दोनों बातें सही हैं। देखें, आपकी 43,000 मेगावाट का तो आपके प्लांट लगे हुए हैं। इस वक्त 13,000 मेगावाट चल रहा है। जो वन प्लांट पे आप 2 ट्रिलियन रुपए पे कर रहे हो, इसका मतलब है 24 रुपए पर यूनिट आप पे कर रहे हो। अगर ये इंडस्ट्री पाकिस्तान की चल जाए और आपकी कंजम्पशन बढ़ जाए तो ये 24 रुपए की कॉस्ट गिर के 8 रुपए हो जाएगी, जो कि नेपरा ने बनाया हुआ है कि 8 रुपए कैपेसिटी चार्जेस होने चाहिए। बट इंडस्ट्री अब कब चलेगी? इंडस्ट्री अब चलेगी जब 9 सेंट का रेट करेंगे। आप 9 सेंट का रेट अनाउंस करें, आप इंडस्ट्री को चलाएं। वन पावर प्लांट को जो पैसे दे रहे हैं उसकी वजह से ये ज्यादा के ज्यादा आपको पड़ रहा है पैसे। सही। और ये जनरेशन और ट्रांसमिशन का जो एक गैप है, और फिर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक इशू है कि हम 42 43 की भी अगर कैपेसिटी है, हम उसमें भी उससे आधी ट्रांसमिट कर पा रहे हैं, और उसके बावजूद भी मुल्क में हम लोड शेडिंग भी देख रहे हैं, बिजली महंगी ऑलरेडी है। तो ये इस पर कभी कोई इन्वेस्टमेंट पिछले 15-20 साल में हमें कोई ख़ास होती नज़र नहीं आई, तो ये क्यों इग्नोरेंस रही है हर हुकूमत की? बहुत ज्यादती है सर। अब अगर ट्रांसमिशन लाइनें नहीं लगी हुई और पावर प्लांट आपने लगाए हुए हैं तो लगाए ना, किसने रोका हुआ है? उसको इमीडिएटली लगाएं। आप उसको जब रोक देते हैं हर चीज को तो सिस्टम खराब हो जाता है। पाकिस्तान जैसा मुल्क 13,000 मेगावाट पे अगर चल रहा है तो भी ये शर्म की बात है। ये तो इतनी ज्यादा पावर प्लांट लगाए यहाँ पर। दुनिया में 4 सेंट का पावर प्लांट लगता है, आपके मुल्क में भी 4 सेंट का IPP लगा हुआ है। तो हमने कहाँ से ये 16 सेंट और 14 सेंट वाले आके लगा दिए? हम सिर्फ ये सवाल पूछ रहे हैं जिनकी वजह से हम बर्बाद हो गए हैं। जब हम गवर्नमेंट के पास जाते हैं वो कहते हैं आईपीपी की वजह से हम आपको सस्ती बिजली नहीं दे सकते, तो IPP का हल करो। हम तो ये मांग रहे हैं, हमारे को सोल्यूशन चाहिए। हमने फेडरेशन में आकर अपना विजन 2030 बनाया। हम गवर्नमेंट के साथ अलाइंड हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जो $60 बिलियन की बात करते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर के साथ अलाइंड हैं। हम $100 बिलियन की एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बट उसके लिए आपको बिजली ठीक करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको इंटरेस्ट की कॉस्ट ठीक करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको अपने टैक्सेस के निजाम ठीक करने पड़ेंगे। हम कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे, कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहे। ये सिंपल सिंपल बातें हैं जो आपके रीजन में ऑलरेडी हो रही हैं। आप चाइना में देख लें, आप इंडिया में देख लें, आप बांग्लादेश में देख लें, आप वियतनाम में देख लें, वहां की इंडस्ट्री बूम कर रही है। कॉटन हमारे यहाँ उगती है, टेक्सटाइल उनके यहाँ चलती है। ये ऐसा क्या हो गया है? ऐसे कौन से ब्लंडर हो गए हैं जिसको हम आज तक ठीक नहीं कर सके? और हम किसका इंतजार कर रहे हैं? जब सबके जनाजे निकल जाएंगे?
और तनवीर साहब देखें, जो आपकी डिमांड्स हैं सारी आपकी इंडस्ट्री की, वो बड़ी जायज़ हैं और ये डिमांड्स आप आज 2024 में भी दोहरा रहे हैं। इससे पिछले सालों में भी ये डिमांड्स रही हैं। अब ये बात फिर वहीं आती है कि ये भी हुकूमत अपने, अगर इसको आप पीडीएम के फॉर्म में लें तो दूसरा टेन्योर है, इसको आप अगर पीएमएलएन के फॉर्म में लें तो ये एक कंटिन्यूटी पीछे से चली आ रही है। इससे पहले भी सियासी जमातें रही हैं। हमारी हुकूमतों की तरजीहात कभी भी ये बिजली के निज़ाम को दुरुस्त करना क्यों नहीं रहा? आईपीपीज़ के चुंगल में हम क्यों फंसते चले गए? एक के बाद एक हुकूमत आती रही और किसी ने इस सिलसिले में कोई खातिर ख्वाह काम नहीं किया। बस ये तो शर्म की बात है ना। अब जैसे आपको शर्मिंदगी हो रही है बोलते हुए, मुझे भी शर्म आ रही है कि ये मेरे मुल्क में क्या हो गया हुआ है। यानी कि इतनी इनकॉम्पिटेंसी है। किसी ने नहीं देखा कि पूरा मुल्क बर्बाद हो जाएगा, किसी ने नहीं देखा कि इतने महंगे प्लांट लग रहे हैं, इसको रोकना चाहिए। कौन देखेगा? आप जो कह रहे हैं मैं आपसे 100% एग्री कर रहा हूँ और दुखी भी हूं मैं, और मुझे शर्म आ रही है ये बातें बोलते हुए। बट क्या करें, अगर हम ये बात नहीं करेंगे तो कौन आके ठीक करेगा? तो शोर तो हमने बचा दिए, बॉल तो हमने रोल कर दिया, बॉल रोल हो गई। आज बच्चा बच्चा आईपीपी की बात कर रहा है। अब गवर्नमेंट ने इसको ठीक करना ही करना है और इंशाल्लाह करेगी। मेरी बहुत उम्मीद है अपनी गवर्नमेंट के साथ कि ये पॉजिटिव सोच रहे हैं, मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करना चाहते हैं, SIFC इसको ठीक करना चाहती है। तो जब ये सोच रहे हैं तो इंशाल्लाह ये करके रहेंगे। ठीक है, चलें, आपकी ये बड़ी उम्मीद है, हम भी उम्मीद और दुआ करते हैं कि ये निज़ाम दुरुस्त हो, हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे। बहुत बहुत शुक्रिया SM तनवीर साहब, फॉर्मर केयरटेकर मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड एनर्जी, पंजाब के थे और अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे थे। अभी IPPs ज़ाहिर है इस वक्त तनवीर साहब ने भी कहा कि बच्चा इस वक्त IPPs की बात कर रहा है। तो ये IPPs क्या होते हैं, ज़रा चंद सेकंड्स में आपको थोड़ी सी इस पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं कि IPPs यूटिलिटीज़ और जो एंड कंज्यूमर होते हैं उनको फ़रोग़ के लिए ये बिजली पैदा करते हैं, ये आज़ाद हैसियत में काम करते हैं। हुकूमत की मिल्कियती सहूलियात से ये मुकम्मल तौर पर आज़ाद होते हैं। IPPs आलमी सतह पर बिजली की तलब को पूरा करने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। अब ये ज़ाहिर है इसका जो आगाज़ हुआ पाकिस्तान में वो 90 की दहाई में हुआ और बिजली की जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए उस वक्त की हुकूमत ने ये स्टेप लिया और IPPs का क़याम अमल में आया। एनर्जी के शोबे में ज़ाहिर है जो तवानाई में निजी शोबा है उसकी जब शमूलियत हुई तो उसके नतीजे में ये IPPs आए, चूँकि इनकी दिलचस्पी थी कि ये प्राइवेटली पाकिस्तान में बिजली के मसले को हल करें, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल बरक्स और ये एक बड़ा मसला इस वक्त बन चुका है। फिर ये IPPs पावर जनरेशन की सहूलियात की तामीर, मिल्कियत और जो दीगर काम है वो करते हैं। जनरेशन इनकी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अफसोस की बात है कि जो ट्रांसमिशन है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पर कोई काम नहीं किया गया। फिर पावर जनरेशन कैसे होती है, जो तवानाई है इसमें थर्मल यानी कोयला, गैस और तेल, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक और काबिल तजदीद तवानाई यानी हवा और शमसी तवानाई के ज़रिए बिजली पैदा की जाती है। फिर जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं, IPPs सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से तवील मुद्दती पावर परचेज एग्रीमेंट्स में दाखिल होते हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क काम किस तरह होता है, IPPs नेपरा रेगुलेटरी पर काम करते हैं जो टैरिफ का तयन करता है और ज़वाबित की तामील को यकीनी बनाता है। यानी नेपरा इस टैरिफ का तयन करता है और उसी के बताए हुए टैरिफ और फाइनल किए हुए टैरिफ पर फिर बिजली लोगों को फ़रोख्त की जाती है। सरमायाकारी और तरक्की के एतबार से IPPs को प्लांट की तामीर और ऑपरेशन के लिए अहम सरमायाकारी की ज़रूरत होती है जो कि प्राइवेट सेक्टर इनको फराम करता है। फिर कौमी ग्रिड में IPPs अपना हिस्सा डालते हैं और बिजली फरामी को मुस्तहकम करने और बढ़ाने में भी ये मदद करते हैं। फिर इनको जो चैलेंजेस दरपेश हैं वो क्या हैं? पाकिस्तान में IPPs को चैलेंजेस में रेगुलेटरी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल, अदायगी में ताख़ीर और ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव शामिल हैं। यानी जब फ्यूल महंगा होता है तो हम देखते हैं फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी हो जाती है, जब कमी होती है तो उस कमी का बहुत ही कम फ़ायदा एंड कंज्यूमर तक पहुँचता है। अब हुकूमत का मकसद यह है कि मज़ीद IPPs को राग़िब करना, काबिल तजदीद ज़राए पर ज़्यादा तवज्जो देकर तवानाई के मुरक्कब को बेहतर बनाना है। तो ये पूरी सूरत हाल है। IPPs पर हम आने वाले दिनों में मज़ीद भी गुफ्तगू करते रहेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत इस वक्त जो अपने माशी अहदाफ है ये बता रही है कि वो उनको हासिल कर लेगी। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। 60 अरब डॉलर्स पर जो एक्सपोर्ट है उसको ले जाने की बात वज़ीर आज़म की जानिब से की गई। वज़ीर ख़जाना बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि IMF के साथ जो माहिदा है वो अगस्त में एक हतमी मरहले तक पहुँच जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ जाएगी। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। इंडस्ट्री इस वक्त परेशान है, ताजिर इस वक्त हड़तालों की कॉल्स दे रहे हैं, एहतजाज का दायरा वसी करने की बात कर रहे हैं। कुछ देर पहले
पहले अभी ये खबर आई थी, चूँकि जो टैक्सेस नए ताजिरों पर आयद किए गए हैं तो उस पर कराची के ताजिर तो अब हड़ताल और एहतजाज तक उनकी बात आ गई है, और अगर हुकूमत ने उनकी बात नहीं मानी तो फिर हमें आने वाले दिनों में मार्केट्स बंद होती दिखाई देंगी, ताजिर सड़कों पर एहतजाज करते नजर आएंगे। और साथ साथ जो हुकूमत का 3 साला माशी प्लान है और जो बजट इस वक्त सामने आया है उसको सामने रखते हुए उस माशी प्लान पर अमल दरामद बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो भी इजाफी टैक्सेस इंडस्ट्री पर लगाए गए हैं, एक तो पहले ही वो जो एनर्जी टैरिफ है उससे परेशान है, फिर इन टैक्सेस ने मजीद बोझ इंडस्ट्री पर डाल दिया, तो किस तरह से अब एनर्जी सर्वाइव करेगी और आगे क्या वाकई जो इंडस्ट्री है वो इस हद तक फाइनेंशियल हेल्प हुकूमत की और हमारी मीशत की कर सकती है कि $60 अरब तक हमारी एक्सपोर्ट चली जाएँ। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। चौधरी साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है LCCI के, हमारे साथ मौजूद हैं। ज़बर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त हम देखते हैं हमारी एक्सपोर्ट्स कोई $30-31 अरब के करीब है। आप लोगों की जो इस वक्त करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको देखते हुए क्या एक्सपोर्ट्स में इतनी ग्रोथ हो सकती है जिसकी बुनियाद पर वज़ीर आज़म इसको डबल करने के दावे कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इस वक्त जो हुकूमत का दावा है मैं समझता हूँ उसमें बड़ी मुश्किलात हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में अगर गवर्नमेंट सही पॉलिसीज ले और एक्सपोर्ट पॉलिसी एक वाज़े अनाउंस करे, और जो इस वक्त उसको मेन रजीम में ले गए हैं टैक्सेशन की, 29% एडिशनल टैक्स चला जाएगा उसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली, और पहले 1% 1% रिडक्शन थी उसके ऊपर। तो अगर तो वापस पॉलिसी आती है कि 1% रिडक्शन पे चला जाएगा और एक्सपोर्ट पॉलिसी लेके आते हैं, और फिर रॉ मटेरियल जो एक्सपोर्ट के ऊपर हैं उनके ऊपर ज़रा पॉलिसी थोड़ी नरम करते हैं, कोई उसके ऊपर टैक्सेशन का जो माहौल है उसको सॉफ्ट करते हैं और उसको स्पीड से इंपोर्ट करने की इजाज़त देते हैं, क्योंकि एलसीज खुलने में भी अब टाइम लग रहा है, ये इश्यूज आ रहे हैं थोड़े बहुत, तो तब तो मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है, मगर उसके लिए बड़ा एग्रेसिव पॉलिसीज के ऊपर बनानी पड़ेंगी और फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। जो मौजूदा पॉलिसीज हैं, जो इस वक्त सिचुएशन है मुल्क की, उस हवाले से तो मुझे ये हदफ पूरा होता हुआ नजर नहीं आता। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का असल इशू है पाकिस्तान के अंदर, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में दो चीजें हैं। एक तो आपकी एक्सपोर्ट है जो आप कहते हैं कि $60 बिलियन तक चली जानी चाहिए, मैं समझता हूँ कि जा सकती है अगर उसको भी सही तरह से चलाया जाए। और दूसरा जो है वो फॉरेन रिमिटेंस जो आती हैं, जो 9.6 मिलियन जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं, वो अगर भेजें तो वो भी 80 बिलियन तक उसका भी क्वेश्चन है। तो ओवरऑल जो है वो 100 से 140 बिलियन तक का जो हदफ है वो उसको पूरा किया जा सकता है साल में, लेकिन उसके लिए कम से कम हमें 2-3 साल एक कंसिस्टेंसी चाहिए पॉलिसीज के अंदर, और ऐसी पॉलिसीज पहले बनानी पड़ेंगी जिसको आप इम्प्लीमेंटेशन करें। अभी जो इस वक्त सिचुएशन है, अगर आप इसी के मुताबिक चाहते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि जी आप 30 बिलियन तक भी जा सकते हैं। 60 बिलियन तो बहुत दूर की बात है, ये तो 10-15 बिलियन तक नहीं जाएगी अगर हमें मौजूदा पॉलिसी के अंदर रह के काम करना पड़ा। देखिए, दो चीजें हैं जो हुकूमत ने बजट दिया है, उसमें एक तरफ तो एक्सपेंसेस बड़े क्लियर हैं कि आपका 52% चला जाना है कि जी आपका इंटरेस्ट के अंदर, बाकी आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी बड़े क्लैरिफाई कर दिए गए हैं, लेकिन जो इनकम है वो एक प्रेडिक्शन के ऊपर तैर रही है। आपकी जो रिसीट्स हैं वो कैसे होंगी, आपने जो फाइनेंसिंग ले रहे हैं इसके अलावा आप सारी फाइनेंसिंग लेके तो सारी इकोनॉमी नहीं चल सकती ना। आपने जो इकोनॉमी चलानी है, आपकी जो टैक्सेशन की है, जो टैक्सेबल आपके हैं, मतलब 10,000 अप्रोक्सीमेटली 10,370-80 अरब आपने रखा हुआ है, और बाकी जो 3,000 अरब जो है ना वो अदर देन टैक्सेस आपकी इनकम है, वो कैसे मेक श्योर करेंगे आप? ये एक अहम सवाल है जिसके ऊपर अगर ये मेक श्योर हो जाता है तो फिर आपके जो एक टारगेट्स हैं, आपकी जो पेमेंट्स हैं वो बैलेंस होती नजर आती है। और अभी ये टैक्सेशन वाले मामले में भी हमें कोई बड़ा रिफॉर्म नहीं नजर आ रहा। जो हुकूमत का फोकस रियल एस्टेट सेक्टर या एग्रीकल्चर पर होना चाहिए था वो उस तरीके से नहीं है। रिटेल सेक्टर पर भी सवालात उठते हैं। वो ये ताजिर दोस्त स्कीम आई, वो 6 शहरों से बढ़ाकर 42 शहरों में उसका दायरा तो बढ़ा दिया गया, लेकिन उस पर या तो ताजिर एहतजाज कर रहे हैं या हुकूमत वहाँ भी हमें नाकाम नजर आ रही है, चूंकि वो चंद हज़ार लोगों ने खुद को रजिस्टर करवाया, अभी तक वो कोई एक मौसर कदम तो नहीं नजर आ रहा हमें। सर, इसमें सबसे बड़ा जो फ्लॉ है वो करप्शन है। आज आपका 10,400 अरब का अगर बजट आपने रखा है तो मैं समझता हूँ कि जी आज 15 से 16,000 अरब की करप्शन है। आप अगर 24,000 स्टाफ है आपका और आपका स्टाफ चाहिए 6-7,000 और बाकी सारा करप्शन पे लगा हुआ है, तो फिर आपकी जो टैक्सेशन है वो कंप्लीट नहीं हो सकती है। वो अगर मार्केट में जाएंगे, एक बंदे का 10-20 हज़ार टैक्स बनता है, तो वो उसे कहेंगे कि हमें 5-7 हज़ार दे दो, तो आप टैक्स ना दो, तो वो टैक्स नेट में कैसे आ सकता है? तो इससे जो मैं समझता हूँ कि डिजिटलाइजेशन जो है ना वो बहुत जरूरी है। जो इंटरेक्शन है, ह्यूमन इंटरेक्शन खत्म कर देनी चाहिए, और डिजिटलाइजेशन का एक बड़ा शफाफ अमल जो है ना वो अमल में लाना चाहिए। उसके लिए जो गवर्नमेंट है ये डिफरेंट स्कीमें बना रही है, सिर्फ एक स्कीम बना ले कि जो भी शख्स कोई भी बिजनेस कर रहा है सबसे पहले वो ऑनलाइन एक पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो जाए, उसकी 2-4 हज़ार या 1,000 उसकी फीस रख दें,
आज पाकिस्तान के अंदर जो एंटरप्रेन्योर है उसकी रजिस्ट्रेशन कहीं लीगली रिक्वायर्ड नहीं है, कोई कानून नहीं है कि वो रजिस्टर्ड हो, वो ना रजिस्टर्ड हो। वो अगर टैक्स नेट में आएगा, उसका काम बड़ा होगा, वो टैक्स नेट से बचता रहा तो वो 50 साल तक बचता रहे, वो बचता रहा तो वो अरबों का कारोबार कर जाए। लेकिन उसके लिए कोई लॉ नहीं है कि वो इमीडिएटली अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो वो एक रजिस्ट्रेशन कराएगा और उस रजिस्ट्रेशन के बाद ही वो बिजनेस कर सकता है। पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है। सबसे पहले डिजिटलाइजेशन के अंदर ऐसा एक सेल्फ असेसमेंट, एक सेल्फ रजिस्ट्रेशन लॉ बनना चाहिए जिसके तहत वो रजिस्टर्ड हो और हमें पता चलेगा जी इतना, और वो टैक्सेशन आनी शुरू हो जाएगी, जो ह्यूमन इंटरेक्शन है उसको कम से कम करें। ठीक है, तो जफर साहब ये जो हुकूमत का पूरा फोकस इस वक्त IMF के साथ प्रोग्राम कंप्लीट करने पर है, ये प्रोग्राम मिल भी जाए तो ये एक ब्रीदिंग स्पेस के तौर पर तो काम करेगा, लेकिन ये वो तमाम रिफॉर्म जो इस वक्त आप सजेस्ट कर रहे हैं ये भी फिर आने वाले साल में करना जरूरी है। सर इसके अलावा कोई सर्वाइवल नहीं है। देखिए आप लोन लेके तो मुल्क नहीं चला सकते ना। आज भी 1400 अरब डेली आप लेने हैं, 1400 अरब रुपया आपका खर्चा है पाकिस्तान के अंदर, तो वो सारा लोन पे तो नहीं चल सकता ना। आपका सारा सिस्टम चल रहा है, आपका अगर एक विशियस सर्कल चलेगा, एक बिजनेस आपका चलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, वो विशियस सर्कल में आएंगे तो फिर आपको आगे ये सारी टैक्सेशन की कलेक्शन हो सकती है और मुल्क चल सकता है। उसके लिए अगर आप इतनी टैक्सेशन के टारगेट्स आपने रखे हुए तो आप इंडस्ट्री चलाने के भी टारगेट रखें कि उसको आपने कैसे चलाना है। इस वक्त डिइंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, जो इंडस्ट्री लग नहीं रही है, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बड़ी हाई है, तो आप एक तरफ आपने एक्सपेंडिचर वाली साइड तो बड़ी जबरदस्त कर ली है कि जी हमने ये पेमेंट्स करनी है और वो परफेक्ट करनी है, वो कर्ज लें, वो किसी का खून चूसें। दूसरी साइड पर भी उसी तरह फोकस जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया जफर महमूद चौधरी साहब, प्रेसिडेंट LCCI हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और अहम मौजूदात पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से कल से मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दी गई है और बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से कि अब ना बुकिंग की जाएगी ना कोई डिलीवरी की जाएगी जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होते, तो ये हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। अब क्या मुतालबात हैं इनकी बुनियादी और कब तक ये इस हड़ताल को जारी रखेंगे, क्या नौयत इस हड़ताल की होगी, इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। नबील महमूद साहब चेयरमैन है पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट्स के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नबील साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या मुतालबात हैं आपके हुकूमत से, क्या मुश्किलात आपको पेश आ रही हैं? नबील साहब को आवाज़ आ रही है? नबील महमूद साहब को हम रिकनेक्ट और फिर उनके सामने ये सवाल रखते हैं कि आखिर उनके जो मुतालबात हैं वो ये हैं कि एक्सेल वेट का निज़ाम यकसा होना चाहिए। वो ये कहते हैं कि एक्सेल कांटों पर जो ठेकेदारी का निज़ाम है उसको ख़त्म किया जाए और NLC या FWO को ये मामला दिया जाए ताकि इसमें बेहतरी हो। फिर साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, फिर मोटरवे पुलिस, ये पेट्रोलिंग पुलिस, ये तमाम के तमाम इनके चालान करते हैं, तो जो पेट्रोलिंग पुलिस है उससे चालान के इख्तियारात वापस लिए जाएं ताकि बेजा चालान ना किए जाएं और चालान की मद में फिर भारी रकम इनसे ना बटोरी जाएं। कराची से गुजरावाला तक गुड्स ट्रांसपोर्टर्स पर 50-50 हज़ार रुपये जुर्माने ये लोग अदा करते हैं और उन पर ये जुर्माने आयद किए जाते हैं, तो फिर इनका कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। फिर ये भी उन्होंने कहा है कि कस्टम हुकाम को नाजायज़ चेकिंग से रोका जाए। आए रोज़ ये चेकिंग का सिलसिला रहता है। टोल प्लाजा की फ़ीस को बढ़ा दिया जाता है जो कि उनके लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। अब ये तमाम मुतालबात अगर इनके नहीं तस्लीम होते तो फिर हड़ताल का दायरा कार वसी किया जा सकता है, कंटेनर्स खड़े करके रोड्स को भी ब्लॉक किया जा सकता है। और अगर मोटरवे, सुपर हाईवे और इस तरह के रोड्स अब कितनी मुश्किलात लोगों को पेश आती हैं भी सबके सामने। तो नबील साहब, ये जो आपके मुतालबात हैं ये इस पर कोई गुफ्तगू शनीद हुई है, कोई मामलात आगे बढ़े हैं, हुकूमत ने कुछ संजीदगी दिखाई है, या कल से आप एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे जी मुतालबात जो चार्टर ऑफ डिमांड है, जो मेजर इस वक्त हमारा इशू है वो एक्सेल वेट का है जी, जिसमें हमारा मुतालबा है कि ये पूरे पाकिस्तान में यकसा निज़ाम हो। अगर रोड सेफ्टी चाहते हैं तो फिर हम उसके ऊपर 100% इम्प्लीमेंट करें, ना कि एक रेवेन्यू, एक जुर्माना इकट्ठा करने का जो ना अदारा बन जाए। तो इस तरह का हमारा जो इशू आ रहे हैं कि 10 किलो के ऊपर, 50 किलो के ऊपर, 100 किलो के ऊपर हमें 10-10 हज़ार रुपये जुर्माने, 10,000 से लेके 40,000 रुपये जुर्माने हम लोग जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो रोड सेफ्टी का, जो एक्सेल वेट का जो कानून है वो हमने अपने ऊपर नाफिज किया, लेकिन उसके बावजूद जो वायलेशन कर रहे हैं वो तो फायदे में है। और जिन्होंने इस पर इम्प्लीमेंट किया है और उस मुल्क का कह लें कि जो रोड सेफ्टी और रोड की जो अपना
डैमेजेस हैं उसको बचाने के लिए हमने इम्प्लीमेंट शुरू किया और हमारे ऊपर ही अगर जुर्माने मुसल्लत हो जाएंगे, अगर मेरा ड्राइवर 30,000 रुपया किराया लेके आ रहा है और 20,000 रुपया आप उसको जुर्माने कर दें कांटे की मद में, या मोटरवे वाले का क्या कह लें जी, कांटों का निज़ाम है वो ठेकेदारी निज़ाम पे चला गया है। इसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं और ठेकेदारी निज़ाम की वजह से जो पहला जिला टैक्स मसूल खत्म हुआ, अब एक नया इन्होंने ठेकेदारी निज़ाम राइज कर दिया है जो कि इस पाकिस्तान में उसकी कामयाबी नहीं है, ना पहले हुई है ना अब होगी। अच्छा नबील साहब, ये कह रहे हैं कि एक्सेल वेट के निज़ाम को यकसा पूरे मुल्क में नाफिज किया जाए, तो अभी क्या ये सूबाई सतह पर अलग-अलग है, अभी ये एक जैसा नहीं है पूरे मुल्क में? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब सिंध आप आ जाते हैं, जब पंजाब आप पहुंचते हैं, पंजाब पे आपके ऊपर जुर्माने शुरू हो जाते हैं। पंजाब में आके ये कांटा जो पत्तों की कांटा है वहाँ पे हरासमेंट होती है, ड्राइवर से बदतमीजी होती है, उनको जुर्माने किए जाते हैं। तो इस तरह से देखें सिस्टम नहीं चलते, इस तरह से निज़ाम नहीं चलते। एक ड्राइवर 30-40 हज़ार रुपये किराया लेके आ रहा है, 20,000 रुपये आप उसको जुर्माना कर देंगे तो वो 20,000 रुपये में डीजल कहाँ से डलवाएगा, अपने खर्चात कहाँ से पूरे करेगा, ड्राइवरों की तनख्वाहें कहाँ से देगा, डीजल कहाँ से डलवाएगा, टायर कहाँ से डलवाएगा। तो इस तरह का जो ना एक जो पूरे पाकिस्तान में एक जो खराबी आई है और लोग सारे इकट्ठे हो गए हैं और पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो गया है, वो इससे जो ना इनको समझना होगा, गवर्नमेंट को, इदारों को समझना होगा कि इस वक्त लोग मुश्किलात में हैं, लोग प्रॉब्लम में हैं, लोग इस वक्त रोड पे चल नहीं सकते। अगर उन्होंने नुकसान करना है और फिर उनको चलने का फायदा क्या है? और आपको पता दुनिया में एक बैकबोन है ट्रांसपोर्ट, और अगर उसको आप रोक देंगे, अगर यहाँ वो खुद रुक जाएंगे तो फिर इस मुल्क में महंगाई बढ़नी है, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद होनी है, मंडियों तक। ठीक है नबील साहब, आपके पॉइंट आगे और ज़ाहिर है हुक्काम बाला तक पहुंचा। अब उम्मीद है कि वो इसको संजीदगी के साथ लेंगे। कोई इसी तरह मोटरवे वालों का सर भैया इतना खराब हो गया कि एक ड्राइवर ने वायलेशन नहीं की, कोई उसका जुर्म नहीं है, आप उसको रोकते हैं, उसको पर्ची वो पूछता है जी आपने मुझे क्यों किस सजा के तहत आपने मुझे ये पर्ची काट रहे हैं, मेरा चालान कर रहे हैं। कहते हैं तुम बोले क्यों 5,000 रुपये और लगा दो। दोबारा बोला 5। हमारे पास पूरे एविडेंस है, हमारे पास पूरी इनकी स्लिपें पड़ी हैं, हमारे पास पूरा सिस्टम, यानी कि ठीक है। चलें नबील साहब, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह उन एविडेंसेस को भी हम दिखाएंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि हुक्काम बाला की भी नजरें इस पर खुलें। जरा बहुत बहुत शुक्रिया नबील महमूद साहब, चेयरमैन पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट, हमारे साथ मौजूद थे। इस प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।